निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में गठन हुआ है। टीम में एसटीएफ को भी किया है शामिल। ये एडीजी की तरफ से कहा गया है। संजीव चतुर्वेदी हैं पेपर लीक का मास्टरमाइंड और 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की हुई थी परीक्षा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की, देहरादून से आ रही है। लेखपाल पेपर लीक का ये मामला है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एक और बड़ी खबर है गोरखपुर से। सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक की है। सांसद विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने की है समीक्षा बैठक। सीएम ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। नए विकास कार्यों के प्रस्ताव दें जनप्रतिनिधि, जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रस्ताव दे जनप्रतिनिधि। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में धान खरीद सुचारू रूप से चल रहा है। ये सीएम की तरफ से कहा गया है। सांसद विधायक नई औद्योगिक नीतियों का प्रचार करें। प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह समेत गोरखपुर मंडल के सांसद और विधायक उपस्थित रहे। निकाय चुनाव से लेकर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र, कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड क्षेत्र, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र, झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र को लेकर भी चर्चा की। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि निकाय चुनाव को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना है। ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उनके लिए अलग से रणनीति तैयार की गई। इसके लिए केंद्र के मंत्रियों का प्रवास तय किया जाएगा। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें भाजपा नहीं जीत पाई। बाद में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा जीती है। शेष 14 सीटें ऐसी हैं जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रवास योजना करके भारत सरकार के मंत्रीगण और केंद्रीय पार्टी के पदाधिकारी उनमें प्रवास कर रहे हैं, उनमें जा रहे हैं। यूपी बीजेपी में बैठकों का ये दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि 16 और 17 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी बैठक को संबोधित करते हुए 2024 का रोड मैप देंगे। – 2024 के चुनाव से पहले सियासी दल अपना वोट बैंक बढ़ाने की जुगत में हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर अब निषाद समाज के वोट बैंक पर आ टिकी है। निषाद समुदाय के लिए सियासी हमदर्दी जताते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। सपा मुखिया का कहना है कि काशी में क्रूज उतारकर बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया है।
सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने निषादों पर गोलियां चलवाई थी, उनका हक मारा था, लेकिन अब निषादों को उनका हक दिलाने का समय आ गया है। मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। बहरहाल 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सूबे के बड़े सियासी दल जानते हैं कि बिना जातीय समीकरण और छोटे दलों के जीत की राह आसान नहीं है। इसलिए निषाद वोट बैंक की गोलबंदी अभी से शुरू हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए एक बार फिर से हाईकोर्ट के निशाने पर है। अवैध निर्माण और सूचना के तहत गलत जानकारी देने के मामले में हाईकोर्ट ने एलडीए को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल एलडीए में एक बार फिर भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ है। गलत नक्शा होने के बावजूद एलडीए कई इलाकों में अवैध निर्माण धड़ल्ले से करा रहा है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एलडीए को सख्त चेतावनी दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ जोन 4 के जेई समेत कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एलडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने एलडीए से 30 जनवरी तक जवाब मांगा है। लखनऊ जोन 6 का लाल कुआं है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये विशालकाय बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। अंदर लेबरर्स भी आप देख पा रहे होंगे कि हाथों में ईटा लेकर जो है वो यहाँ पर निर्माण काम करने का काम कर रहे हैं। और ये वही बिल्डिंग है जिसको लेकर जब आरटीआई दाखिल की गई तो एलडीए की तरफ से ये जवाब आया कि इसका कोई भी मानचित्र एलडीए में स्वीकृत नहीं है। लेकिन जरा आप ये देखिए, अधिकारियों की मिलीभगत से और उनके रहमो करम पे ये पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसका मानचित्र एलडीए में है ही नहीं। तो ये बड़ी लापरवाही एलडीए की तरफ से और भ्रष्टाचार की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस तरीके की जो एलडीए के भ्रष्टाचार है लगातार उजागर होते रहते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डिंग्स बनकर खड़ी हो जाती हैं अवैध, लेकिन उन अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कैमरा नंबर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। ये पहला मौका नहीं है जब हाईकोर्ट ने एलडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यजदान बिल्डर्स की सोसाइटी को गिराने के मामले में भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए को तलब किया था और जमकर फटकार लगाई थी। लखनऊ का सीतापुर रोड है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दूसरी तरफ की बिल्डिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, जो कि वाघा हॉस्पिटल है उसके बगल में ये बिल्डिंग बन रही है, जिसके बारे में आरटीआई में जब पूछा गया तो लखनऊ विकास प्राधिकरण से ये जवाब दिया गया साफ तौर पे कि इसका कोई भी मानचित्र हमारे पास स्वीकृत नहीं है, ना इसके कोई भी दस्तावेज हमारे पास हैं। तो जब स्वीकृत मानचित्र नहीं है, जब दस्तावेज पास में नहीं है, तो आखिरकार खुलेआम आप देख सकते हैं लेबरर्स यहाँ काम भी कर रहे हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग ये बनकर पूरी तैयार हो जाती है और बगल में हॉस्पिटल भी है। तो अगर इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है और ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और कल का कोई भी घटना इस बिल्डिंग में होती है तो बगल में हॉस्पिटल भी मौजूद है, तो कितने लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का खेल सालों से जारी है। बड़े अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारी तक इस खेल में शामिल है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए प्रचलित है। इस बार मामला आरटीआई से जुड़ा हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आरटीआई में जवाब देते हुए ये माना है कि तमाम ऐसे अवैध निर्माण हो रहे हैं जिनका नक्शा उनके पास स्वीकृत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो जाती हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये बिल्डिंग्स बनी कैसे? इसमें अधिकारियों की मिलीभगत नहीं तो और क्या है? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऊपर बैठे अधिकारियों को जब इन सब भ्रष्टाचार के बारे में मालूम है तो आखिरकार वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार के इस दीमक को खत्म करने की कवायद भी जारी है, लेकिन लगातार हो रहे नए खुलासों ने एलडीए की कलई खोल कर रख दी है। अब एक बार फिर से हाईकोर्ट की फटकार का एलडीए पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की।
इस दौरान उनके साथ कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा, मेरी खुशकिस्मती है कि 1977 की असेंबली में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कल्याण सिंह सिर्फ किसी एक जाति, मजहब या फिर धर्म के नहीं थे, वो सब समाज को एक नजरिए से देखते थे और सभी लोगों को आगे ले जाने की बात करते थे। आज देश की जनता उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में देखती है और दिल से उन्हें याद कर रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राज्यपाल ने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, अर्थ लोग गलत निकाल रहे। मोहन भागवत के बयान का मतलब था कि आज जो हमारा संविधान है, हमारा आचरण उसके अनुकूल होना चाहिए। सर सैयद भी ये कहते थे कि राष्ट्रीयता को धार्मिक पहलुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवत जी के बयान से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं कह रहा हूँ भगवत जी का वो मतलब नहीं है जो आप बता रहे हैं। भगवत जी का मतलब है कि आज जो हमारा संविधान है, हमारा आचरण उसके अनुकूल होना चाहिए। जहाँ पे किसी को यह, इतनी देर तो मैं बोला हूँ कि जहाँ पे किसी को यह हक हासिल नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं बड़ा हूँ पैदाइश की बुनियाद पे, और पैदाइश की बुनियाद पे कोई और छोटा है। लखनऊ की चिनहट पुलिस ने काफी लंबे समय से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश असलम को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये गिरोह ऐसे घरों और दुकानों को निशाना बनाते थे जो दिन बंद होते थे और रात होती ऐसे घरों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। हालांकि यूपी एसटीएफ ने इन गिरोह के 4 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लखनऊ की चिनहट पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले शातिर लुटेरे बदमाश असलम को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश 2 साल पहले लखनऊ के गोमती नगर, विभूति खंड, चिनहट, काकोरी क्षेत्र में लूट डकैती की कई सनसनीखेज घटनाओं को अपने गैंग के साथ मिलकर अंजाम दे चुका है। इस बदमाश की लखनऊ पुलिस को काफी समय से तलाश थी। असलम बांग्लादेश का मूल रूप से निवासी है। चोरखली थाना पंडरिया, जिला बुरसल, बांग्लादेश का निवासी है और ये अपने गैंग के साथ मिलकर अनेक आपराधिक घटनाओं का इसने अंजाम दिया है। उनमें से 8 मुकदमे पहले इनके खिलाफ लिखे हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने असलम के साथी हमजा को एनकाउंटर में मार गिराया था और गैंग के 4 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पूरे मामले में डीसीपी पूर्वी हरदेश कुमार ने बताया है कि ये गिरोह लखनऊ की कई जगहों पर डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हालांकि ये जो गिरोह है, ये ट्रेन और प्लेन से सफर कर कर ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पर लोग अपने घरों में नहीं होते थे और निशाना बनाकर उस घर में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस ने इन गिरोह के और साथियों की तलाश कर रही, जल्दी उनको पकड़ के भी पुलिस पूरे मामले में जेल भेजने की कोशिश कर रही है। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता गौरव दीक्षित का कहना है कि पुलिस ने इरफान सोलंकी को फंसाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाया है। आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल इरफान सोलंकी की फोटो का इस्तेमाल करके यह आधार कार्ड बनाया गया है। उन्होंने पूरे मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने के मामले में इरफान के वकील ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित का आरोप है कि जो आधार कार्ड पुलिस ने पेश किया है, उसमें लगा फोटो सोशल मीडिया से डाउनलोड करके लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए फोटो को क्रॉप करके पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर कोर्ट में पेश किया है। फोटो मीडिया पे वायरल हो रही 12 नवंबर को, ट्रैवल डेट बता रहे हैं 11 नवंबर और आधार कार्ड की रिकवरी बता रहे हैं 8 दिसंबर। इन चीज़ों में पुलिस ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है और ये सारा कंफ्यूजन इसी वजह से है क्योंकि पुलिस ने ही फर्जी आधार कार्ड को बनाया है। इस मामले में एफआईआर जब 26 नवंबर को लिखी गई, ये फोटो 12 नवंबर को वायरल हुआ और इरफान के ट्रैवलिंग की डेट पुलिस ने 11 नवंबर बताई है, जबकि आधार कार्ड की रिकवरी 8 दिसंबर को बताई गई है। इसको लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इरफान सोलंकी को अगर फर्जी आधार कार्ड बनवाना था तो क्या उनके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं था जो उन्होंने अपने भाई के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो को क्रॉप कर आधार कार्ड पर चिपकाया। जाजमऊ थाने में मामला दर्ज होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ फरार हो गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अशरफ अली नाम के शख्स का आधार कार्ड बनवाया और उसके आधार पर उन्होंने यात्रा की। इस आधार कार्ड पर उन्होंने अपना खुद का फोटो चिपका रखा था और इसके बिहाफ पर उन्होंने कई शहरों की यात्रा की। पुलिस ने आधार कार्ड बरामद कर उन पर
मामला दर्ज किया है और मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। कैमरामैन स्वयं शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल बेल्ट में बनी हुई एसएल टावर की एक बिल्डिंग में 10 से 12 छात्रों के फंसने का मामला आया है सामने। 10 से 12 छात्र वहां पढ़कर नीचे उतर रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक से बीच फ्लोर पर रुक गई और 10 से 12 छात्र लिफ्ट के अंदर लगभग 40 से 45 मिनट तक फंसे रहे। जिसके बाद पुलिस और मेंटेनेंस स्टाफ को सूचना दिए जाने के बाद उन्हें बामुश्किल वहां से निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में 2 फ्लोर के बीच में लिफ्ट अटक गई। टावर की दूसरी और तीसरी फ्लोर के बीच में अचानक लिफ्ट रुकने से 10 से ज्यादा छात्र फंस गए। बीएमसी क्लासेस में बच्चे कोचिंग करके चौथी फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से आ रहे थे। जैसे ही लिफ्ट ऊपर से नीचे आने लगी, तभी तीसरे फ्लोर और दूसरे फ्लोर के बीच में रुक गई। इस दौरान लिफ्ट में 12 छात्र मौजूद थे। सभी छात्र लिफ्ट के अंदर ही फंस गए। इस दौरान बच्चों ने इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जब लिफ्ट काफी देर तक नीचे नहीं आई, तो वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना मेंटेनेंस विभाग को दी, जिसके बाद इलेक्ट्रीशियन मौके पर पहुंचा। तब जाकर सभी छात्रों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। करीब 15 मिनट तक छात्र लिफ्ट में ही फंसे रहे। टावर के मेंटेनेंस विभाग के मुताबिक लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से रुक गई थी। 12-14 बंदे थे तो बीच में रुक गई लिफ्ट, और बीच में रुकने के बाद में तो 10-15 मिनट के लिए वो ब्रेक हो गई। बस इतना ही था। वो इलेक्ट्रीशियन आया, उसने निकाल दिया बच्चे। ग्रेटर नोएडा में पिछले 6 महीने के दौरान 6 से ज्यादा जगहों पर लिफ्ट के खराब होने और लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का कहना है नियमित रूप से लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं होने से इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने समय समय पर लिफ्ट की मेंटेनेंस कराए जाने की मांग की है। मेंटेनेंस स्टाफ का कहना है कि एक साथ छुट्टी होने के कारण अधिक संख्या में छात्र लिफ्ट में सवार हो गए थे, जिसके कारण लिफ्ट बीच फ्लोर पर रुक गई और छात्र उसमें फंसे रह गए। पर बहरहाल कुछ भी हो, 45 मिनट तक छात्र लिफ्ट में फंसे हुए अपने आप को असहाय महसूस करते रहे, जिसके बाद प्रशासन की मदद से उन्हें बाहर निकाला जा सका। ग्रेटर नोएडा से पीयूष गौड़, जी मीडिया। जोशीमठ में जिन भवनों में दरारें पड़ी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि शासन का कहना है कि लोगों को शिफ्ट करने का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, ऐसे में जो पानी का डिस्चार्ज था, फिलहाल उसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर आंकी गई है। इसका भी अध्ययन करवाया जा रहा है। जोशीमठ में पल पल हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरा शहर धीरे धीरे दरक रहा है। दहशत की दरारें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि कुछ लोग डर के साए में जी रहे हैं, तो कुछ अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई छोड़कर जाने को मजबूर हैं। जिला आपदा प्रबंधन का कहना है कि जोशीमठ के मकानों में दरार आने का आंकड़ा बढ़कर 782 तक पहुंच गया है, जबकि 4 असुरक्षित वार्डों में 148 इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर दीवारों से पानी पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ निकलना शुरू हो गया है। उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है, जो 4 वार्ड है। उसमें जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। जोशीमठ के खतरे को देखते हुए यहाँ पर हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। होटल, मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने का काम आज तीसरे दिन जारी रहा। वहीं अब तक यहां से 233 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। जिन राहत शिविरों में इन परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहां पर लोगों को परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जो असुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी स्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस आपदा से निपटने में लगी हुई हैं। कल आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ जा रहे हैं। जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया है। इसके अलावा 4000 की जगह 5000 रुपए प्रभावित परिवारों के लिए किराए की दर बढ़ाई गई है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यही, जोशीमठ के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों विकास की अंधी दौड़ में जोशीमठ को दांव पर लगा दिया गया?
अगर सरकारें समय रहते एक्शन में आती तो हालात आज कुछ और होते। अभी तक कुल 223 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर हीटर और अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा सचिव आपदा प्रबंधन कल खुद जोशीमठ के दौरे पर जाएंगे और वो इस बात को देखेंगे कि आपदा राहत के जो काम चल रहे हैं उनमें कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं है। सरकार की ये कोशिश है कि जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद की जाए। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।